पदाधिकारियों की, ठीक है। कार्य समिति ने भी तय कर दिया। उसके बाद में इस चीज को प्रॉपरली पेपर पे पुटअप करके फिर सबको वो बात पहुंचाना, ये जिम्मेदारी उन पदाधिकारियों की होती है। जब हम ये तरीके से काम करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हमारा संगठन इफेक्टिव नहीं हो। जब हम कार्यकारी मंडल में आते हैं, समझ लीजिए कि मैंने कहा इतने जिले हैं, इस जिले का प्रॉब्लम क्या है और इस जिले का प्रॉब्लम क्या है। प्रदेश में तो शायद इतना फर्क ना भी हो, लेकिन जब हम महासभा में बैठते हैं, इतना बड़ा देश है, तमिलनाडु में जो प्रॉब्लम होंगे सोशल प्रॉब्लम, और इधर पंजाब में होंगे, एक से नहीं होंगे। उनकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है। वहां के प्रॉब्लम समाज के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? उन कार्यकारी जो 500 के पीछे एक आया है, जो 200 के पीछे एक आया है, 50 के पीछे एक आया है। ये सिर्फ पद नहीं है, ये जिम्मेदारी है उन 50 लोगों तक उनके प्रॉब्लम यहाँ पहुँचाने की, और यहाँ से अगर कोई सॉल्यूशन मिला है तो वहाँ जाने की। यहाँ तो हमने बना लिया भाई साहब, वो बागड़ मेडिकल ट्रस्ट के ट्रस्टी है करनानी जी, उन्होंने इतना सब दे दिया, लेकिन वो अंतिम गांव तक नहीं पहुंचा तो वो क्या करेंगे? वो कौन पहुंचाएगा? ये जिम्मेदारी है कार्यकारी मंडल के सदस्यों की कि महासभा की जितनी भी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचाए। वो पहुंचाने में अगर कोई तकलीफ है, वो फॉर्म अगर पूरा वहां पे करना जी आपके पास बैठे हैं, क्या होगा? मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ऐसे अपने दसों ट्रस्ट है और वो सब है। ये सब जानकारी उधर पहुंचाना, वहां की जिम्मेदारी यहाँ तक लाना। हर आपकी बैठक में मैं भी पूछूंगा नहीं, उसका कोई अपने ऑडिट नहीं करना है। जब कार्यकारी मंडल की बैठक जिले की होती है, आपके जो प्रदेश के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको ये जरूर कहिए कि आप जो पिछली प्रदेश की बैठक हुई उसके यहाँ जानकारी देवें, क्या हुआ वहाँ पे। अभी आपकी जब अगली कार्यकारी मंडल की बैठक होगी जिन प्रदेश की, उसमें ये जरूर पूछना चाहिए कि अभी आप जो आज जाके आए वृंदावन में क्या हुआ। जब आपने यहाँ से कार्यकारी मंडल के इतने लोग वहाँ भेजे, आपके यहाँ से कार्य समिति के लोग वहाँ गए, वो तो आपके प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो यहाँ की बात वहाँ रखना, वहाँ के डिसीजन यहाँ तक पहुँचाना, ये पूरी कड़ी है। और ये कड़ी हमें इफेक्टिवली करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये संगठन इफेक्टिव नहीं हो पाता, और फिर हम भावनाओं को उस रूप में ना लेते हुए अपने अपने तरीके से उसका एनालाइज करके हम फिर उसका एक कुछ अपना मानस बना लेते हैं, और फिर उसके इवैल्यूएशन करके अपने संगठन को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव दोनों कर देते हैं। तो अपना जो महासभा का मैंने आपके सामने एक संवैधानिक जो रूप है और काम करने की तरीका है, ये मैंने आपके सामने रखा। कुछ अब इसके बारे में सवाल होंगे तो मैं चाहूँगा कि यहाँ हम वो सवाल जवाबों को ले लें। वैसा आपको कुछ सवाल है? आपने जैसे बताया कि कार्य समिति और कार्यकारी मंडल दो ये अलग अलग इकाई है, और एक पॉलिसी मेकिंग एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसको जरा एग्जांपल देके बता सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ ये डिफरेंस का बहुत ज़्यादा पता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर कार्य समिति पॉलिसी मेकिंग बॉडी है तो वो ज़्यादा बार मिलती है, लेकिन कार्यकारी मंडल जो कि इम्प्लीमेंट करता है और उसका काम बेसी है और वो कम बार मिलती है। तो ये डाइकोटोमी जो है ये कैसे चल रही है? कार्य समिति तय करती है, उसका एग्जाम्पल आपने कहा। अभी हम वृंदावन में मिले थे। वृंदावन में एक विचार सामने आया कि इतने कई ट्रस्ट बने हैं,
बने तो एक और नई आइडिया सामने आई, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये स्थापित की जाए जो अपने समाज के लोगों को गाइड करे, मदद करे, और जो फाइनेंस उपलब्ध कराने में कई कठिनाई आती है, तो ये एक विचार के ऊपर महासभा के कार्य समिति में एक बात हुई और लगभग निर्णय भी हुआ। ऐसे ही समय समय पे निर्णय ऐसे हुए थे। इसके पहले महेश आवास योजना, इसके ऊपर हो गया, वो जोधपुर में हमने घोषणा की थी, ऐसा कोई नहीं रहे जिसका सिर के ऊपर छत ना हो। ये निर्णय कार्य समिति ने लिया। कार्य समिति ने उसकी योजना बनाई कि सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा कि कैसे पैसे आएंगे, उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन पंतप्रधान के उसमें से आएगा, कितना उन्होंने कुछ डोनर्स जमा किए बड़े बड़े लोगों का, उन्होंने कहा कि हम देंगे, और उसको आगे नीचे कार्य रूप में करना था जिला सभा को। उन्होंने तय किया, उन्होंने कार्यकारी मंडल को वो सामने रखा, कार्यकारी मंडल ने जाके फिर प्रदेश और जिला सभा में वो बातें और वो इम्प्लीमेंट हुआ। इस तरीके से हुआ। एक अगर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार है। एक जिले ने एक सोचा कि हमारे यहाँ एक हम आवास योजना करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। एक बात और समझ ले आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम पे कि जो सिर्फ महासभा बोले उतना ही करना है। जो महासभा बोलती है वो अपने यहाँ 90% चीजें तो लागू रहती है, वो करना ही है। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ कोलकाता में कोई बहुत अच्छी योजना ध्यान में आई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम महासभा बोले तभी करें। आप यहाँ उसको कर ही सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसी योजना को देख के महासभा उसको अडॉप्ट करती है और फिर बोलती है कि ये बहुत अच्छी है, ये हम सब जगह करेंगे। माफ करना, इस बात को गलत इसमें मत लेना। हमने महाराष्ट्र में टॉक शो नाम का एक प्रयोग किया, समाज मन को कैसे बदले। अब वो दिन लग गए साहब कि आप किसी मुंबई से सतीश शर्मा को बुला लिए, वो आए, 1.5 घंटा बहुत अच्छा भाषण किया। वाह वाह वाह, क्या अच्छा बोल के। मैं मेरे लिए नहीं बोलते लोग, ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े वक्ता लोग आते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं कि यार क्या अच्छा बोल के गए। बोलकर गए और उन्होंने जो बोला वो भी साथ में ले गए। अगर भाषणों से ही समाज बदल जाता ना, तो इतने 125 साल में कब का बदल गया होता। भाषणों से नहीं बदला, बदलेगा कैसा। आज हम यहाँ समझ लीजिए 50 लोग 60 लोग बैठे हैं, हमने एक प्रयोग किया, टॉक शो। प्रॉब्लम है पारिवारिक परिवेदना। हम बहुत हंसते चेहरे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन हर घर में छोटा ना छोटा प्रॉब्लम है। हर रिश्ते में, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, हर रिश्ते में तनाव है। आप रिश्ता बोल दीजिए और उसमें क्या तनाव है मैं बोलता हूँ। वो सब तनाव मेरे घर में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि मैं घूमता हूँ। पड़ोसी के घर में तनाव है तो मुझे दिखता है ना, तो मैं वो हमने क्या किया, टॉक शो में अगर हम सब यहाँ बैठे हैं तो पहले तय किया कि हम किसी वैयक्तिक की बात नहीं करेंगे। किसकी घर में लड़की चली गई, इंटरकास्ट बात करें, वो घर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज की। किसमें बेटी और दामाद में नहीं हो रहा है उस घर की बात नहीं करेंगे। क्यों हो रहा है, क्यों अपनी बेटियां ससुराल में जल्दी घुल मिल नहीं रही है, क्यों भाई भाइयों में तकलीफ है, बाप बेटों में तकलीफ नहीं है क्या साहब। हमारी जिस पीढ़ी ने जिस तरीके से अपने पिताजी के साथ में व्यवहार किया होगा, मेरा बेटा वैसा ही करेगा। ये शायद मेरी अपेक्षा भी गलत है। मेरा बेटा जितना काबिल था शायद मेरे पिताजी का बेटा उतना काबिल नहीं होगा। ये सब बातों को हम सम्मिलित रूप से रखते हैं। हर कोई नो मच नो डायस ऐसे ही बैठे हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ बैठ के तो भाई साहब बहुत बोल देंगे, वहां जाने के बाद थोड़ी तकलीफ होती है। सुमानी जी को यहाँ बैठ के अगर मैं बोलूंगा ना, अपने दिल की पूरी बात बोलेंगे। हम उन टॉक शो में लोगों से वो सब लेते हैं और उसका अंत में एक परिपाक निकालते हैं कि हमने 3 विषयों पे बात की।
तो ज्यादातर लोगों ने आया। हर किसी को क्या लगा, ये बात मैंने थोड़ी की, ये मेरा बोलना नहीं था, ये तो जनसामान्य का बोलना था। एक्सेप्टिंग जो फैक्टर है बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये सबने कहा है, मेरा नहीं है। वो एक किसी जगह में गया था, वो संत ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले कहा जी मैं आवा, मैं संत लोग बोला कि खूब टाया बजाओ थे माँ का सामने, माँ का भजन लास्ट लो, और फिर उठ कर जाओ ना, जब लुगाया है जो तो पल्लो झाड़ ले और थे सब मोटा रोज बड़ा तो यहाँ झटक दिया, बोला अपना शर्ट बस पल्लो झाड़ा थी तो मैं बोलो अटी छोड़ गया, और थे भी शर्ट झटक दिया, अटी छोड़ दिया। सत्य की ले गया बनी। मारवाड़ी आप ऐसे ही बोलते हैं कि अलग बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, देखिए कि हर जगह मारवाड़ी भी अलग बोलते हैं साहब, इसलिए मैं बोल दिया। ये हमारे भाषणों का इफेक्ट रहा। और जो मैंने पहले आपको बताया वो टॉक शो मैं बात कर रहा था, वो टॉक शो हमने महाराष्ट्र में किया। आज महासभा की समिति बनी हुई है, चेतना लहर, जगह जगह ये तरीके अपने को अपनाना। मैं इस मुद्दे पर था कि अगर आप कोई अच्छा काम, आपकी वो स्थानिक जरूरत है, वो जरूरत ऊपर से आए ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपनी चीज को अपने स्थानिक जरूरत पे होना ये चाहिए, है उसका सामाजिक रूप, उसमें का ट्रांसपेरेंसी, ये सब क्लियर होना चाहिए। ये अगर है तो हम नीचे से भी ऊपर योजना दे सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके बात का, आपके इसमें दो और एक प्रश्न था, दो के एक तक, आज ज्यादा क्यों मिलता है कम क्यों मिलता है? थोड़ा प्रैक्टिकल बात करूंगा अब मैं। कम लोग ज्यादा बार मिले तो छोटे से घर में ना, हम अगर 10 लोग मिल रहे हैं तो आपके ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर सकते हैं, इनके ड्राइंग रूम में बैठ सकते हैं। अब कार्यकारी मंडल में 125 लोग हैं, इतना बड़ा भवन, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने लोगों का जाना आना, हर चीज को लगता है ऐसा। तो जो लोग अगर हमें कम रिसोर्सेस में, और सोचना उनको ही है, हम क्या बोल रहे हैं, ये हम में से ये ज्यादा समझदार लोग हैं। अगर हम में से ये ज्यादा समझदार लोग हैं, वो ज्यादा बार मिले तो वो हमने किए हुए काम की समीक्षा भी करें, हम कहाँ गलत जा रहे हैं वो भी हमें गाइड करें, नए कोई आइडियाज आए तो वो भी करें, तो वो ज्यादा बार मिलते हैं। और आज महासभा की एक बैठक लेना, 1000-1100 लोगों की व्यवस्था करना, महानगरों में तो इतने लोग हम कर ही नहीं पाते। बम्बई में एक भी मीटिंग नहीं ले पाते, हमको 1100 लोगों को रखने के लिए हमारे पास जगह क्या है। इसलिए अब सब धार्मिक स्थलों पे हो रहे हैं कि इतने बड़े बड़े भवन हैं, तो ये भी एक उसमें का बहुत बड़ा फैक्टर है। और इतने लोग, सिर्फ भवन की बात नहीं है ना। अब तमिलनाडु का आदमी जब कल वृंदावन आया, सब उसको 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, 2 दिन वहाँ के, और ट्रेन का कॉम्बिनेशन कभी ऐसा होता है कि पहले दिन शाम को पहुँचती है और अगले दिन सुबह होती है। लोगों का एक हफ्ता गया। इतना दे सकते हैं क्या आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने लोग? और आप इस बात को और भी लीजिए, आज हम यहाँ अगर समझ लेते 100 लोग हैं, 100 लोग 7 घंटे 6 घंटे जितना भी समझना हो, कितने हुए साहब? 600 घंटे हुए। ये 600 घंटे बहुत वैल्यूएबल है। आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके पास कोई काम नहीं है इसलिए टाइम पास के लिए आ गया। इस समय की वैल्यू भी तो हमको करनी पड़ेगी ना। मैन आवर्स, इफेक्टिव आवर्स, ये सब हमें देखने पड़ेंगे कि हम जितना भी देवे टाइम, संगठन के लिए भी टाइम कम दीजिए, इफेक्टिव टाइम दीजिए। वहां पर भी मैं क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की बात करूंगा। कुछ लोगों को टाइम पास के लिए भी संगठन है, अब रिटायर्ड हो गए, अब संगठन में काम करेंगे। ऐसे लोग मुझे लगे कभी हाँ, कोई हर कोई की बात नहीं कर रहा हूँ, हर रूल को एक्सेप्शन होता है। फिर जिनको कुछ काम ही नहीं है वो संगठन में आके सामाजिक काम करते हैं ना, उनको फिर वो हर बीन में ही निकालते रहते हैं, हर छोटी सी में गलत क्या हुआ देते हैं। जिसको क्वालिटी टाइम देना है ना, वो देखता है एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर एंड रिजल्ट अच्छा हो रहा है, मैं आपको सबको कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस गो बाय एंड रिजल्ट। बांगड़ मेडिकल ट्रस्ट जब बना था
उसके पहले मीटिंग से मैं महासभा में हूँ, सबको लगातार इतना रुपया जमा ही नहीं हो सकता है। कहाँ का एप्लीकेशन, कहाँ जाके इतने पैसे, पहले 3 साल तक हर मीटिंग में ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि पैसा पड़ा है। बांगड़ जी हरिमोहन बाबू ने सिर्फ 3 साल 5 साल के लिए दिए थे, आज उन्होंने कहा आप जितना काम करते हैं मैं उतना पैसा दूंगा। उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन भेजिए, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी नीचे तक पहुंचाया नहीं है। इस तरीके से वो होता है, इसलिए कार्य समिति ज्यादा बार मिलती है, उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए पदाधिकारियों को। पदाधिकारियों को आजकल तो साहब इतना फास्ट, इतना इजी हो गया, 10 पदाधिकारी है, आप एक जूम मीटिंग कर सकते हैं, आप एक मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट होते साहब, कितना आसान है। हमें कनेक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए, जितनी बार हम मिलेंगे उतने हम इफेक्टिव रहेंगे। मिले इसलिए कि कुछ और अच्छा करना है, इसलिए नहीं कि अब इस बार ये क्या बोलते हैं मैं देखता तो हूँ, इसके लिए कृपया ना मिले, आवे जरूर। और एक बहुत मैंने देखा है, 30 साल महासभा में गुजारे हैं, अगर हम एक बात सीख गए ना, माफ करना, अगर हम माफ करना सीख गए भाइयों, मैं बोलूं अपना ये संगठन जिस लेवल पे इफेक्टिव है, इससे 10 गुना इफेक्टिव हो सकता है अगर हमने सिर्फ एक गुण ले लिया। छोड़ो यार, लेकिन वो होता नहीं है। खैर, इसके बारे में और कोई सवाल है किसी के इस विषय में जितना मैंने बताया? बाद में भी ध्यान में आया, अकेले में भी पूछ सकते हैं, मैं बाद में नंबर दे के जाऊंगा, फोन लगा के भी पूछा। वैसा आइए ना आगे, अरे आगे आने का यही तो मौका है यार, जब भी मौका मिले आते जाइए, कोई भी मीटिंग में गए पार्टिसिपेट कीजिए। जय महेश भैया, भैया आपने जैसे बोला कि जो भी पदाधिकारी आते हैं वो चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा लोग आए, और नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि पदाधिकारी चाहता है कि मेरे लोग आए, ऐसा ना करे, ऐसा मैंने बोला। हाँ, कहीं ये बात को समझ लेना, मैं ये कह रहा था कि मैं अध्यक्ष बना तो ये मेरा गांव है, यहाँ के ज्यादा ले लिए, ये मेरे भाई जी का गांव है, ये इनके ले लिए, ऐसा ना करे। इसके लिए सर कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि कलकत्ता प्रदेश की बात करें, कलकत्ता प्रदेश में अंचल है, हर यहाँ ये शहर है तो यहाँ हर अंचल में एक कॉम्प्लेक्स है, तो सिस्टम तो यही होना चाहिए कि हर और कॉम्प्लेक्स से एक एग्जीक्यूटिव अंचल जिला में आए। तो ये फॉर्मूला कौन बनाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? अब थोड़ा लेट आए क्या? मैंने बताया ना कि कैसे आए। 200 परिवार के पीछे एक व्यक्ति प्रदेश में आए। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए एक अंचल है, आप जिसको जिला बोल रहे हैं हम उनको अंचल बोलते हैं। एक अंचल में 50 कॉम्प्लेक्स है, तो सिस्टम तो यही होना चाहिए ना कि 50 कॉम्प्लेक्स से एक जन अंचल में आए, कि उनकी भागीदारी। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया। उस विभाग से कौन तय करे? हाँ, उस विभाग से भी तय करने का अपने हाथों अंचल का भी जो आप लोग तय करेंगे, अंचल के लोग मिलकर तय करेंगे कि अपने यहाँ से प्रदेश में से आप में से एक ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस विभाग के उस अंचल के लोग तय करें, एकत्रित रूप में बैठ के तय करें, ये अपेक्षित है। हर अंचल से आना चाहिए। वो अंचल के लोगों ने, देखिए हमारे यहाँ इलेक्शन का एक बोर्ड बनता है महासभा के, एक चीज है कि अंचल की जो बोल रहे हैं सदस्यता कैसे निर्धारण हो, जिस सदस्यता का क्राइटेरिया क्या है और उसके साथ के, जैसे कलकत्ता बड़ा शहर है, हाँ, कोई पहले बड़ा बाजार में रहता था, बड़ा बाजार से वो चला गया काकुड़गाछी के अंदर, चला गया हावड़ा के अंदर, चला गया बाली के अंदर, तो वो सदस्यता का कैसे निर्धारण रहेगा, क्या होगा? अपने यहाँ पे उसका भी एक नियम बनाया गया कि एक चूल्हा जहाँ पे है, चूल्हे को परिवार समझा गया। मेरा ऑफिस है बड़ा बाजार में,
मैं रहता हूँ, कोई एक बड़े एरिया का नाम बोल दीजिए आप। शॉर्ट लेग में रहते हैं तो दो नहीं होंगे। जहाँ पे चूल्हा है, सब चूल्हे पे अधिकार है जी। जहाँ चूल्हा है मतलब चूल्हा जिसके पास है, घरवाली तय करे कि इकट्ठे रहवा जो। जहाँ चूल्हा है, एक चूल्हा है, एक परिवार, और ये तय किया गया कि एक परिवार का एक वोट। ऐसा नहीं है कि सपोज जैसे इन्होंने कहा कि एक वो अंचल में एक, अब ज्यादा नाम मालूम नहीं तो चलो कल्याणी परिवार, एक कल्याणी परिवार के 50 लोग हैं तो 50 लोगों ने वोट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। मेरा कहना वो नहीं था। नहीं मैं तो बोला था उनका, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा था कैसे होना चाहिए। तो जब आपके, मैं आपको ये बोल रहा था कि महासभा का इलेक्शन ऑफिसर होता है, वैसे ही स्टेट का होता है। स्टेट का जब होता है तो उनको वैसी तरीके से जिले में भी इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने की कहा गया है। और वो इलेक्शन ऑफिसर जब होता है उसने अगर जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत होती है तो फिर ये देखा जाना चाहिए कि ये हर अंचल से एक एक लोग प्रॉपरली सिलेक्ट होके आए कि नहीं। उस अंचल के जागरूकता कार्यकर्ता में आनी पड़ेगी साहब। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो मैं तो दादागिरी करूंगा। मुझे रोकना है तो आपको खड़ा होकर ये पूछना पड़ेगा कि मेरे अंचल का ताकत क्या है, मेरे अंचल से कौन जाएगा। मैं यहाँ उकसाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जो महासभा की अपेक्षित कार्य पद्धति है ये बताने के लिए आया। मैं सर ये बोल रहा था, जैसे आप हमारे जिला के जैसे इसने बताया, तो जैसे मान लीजिए 50 कॉम्प्लेक्स का बात है, तो ये प्राइम जिम्मेवारी तो वहाँ के अंचल के जो पदाधिकारी उनकी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो है ये चुनाव समिति जो आती है उसको प्रॉपरली देखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। इसका और एक तरीका बोलता हूँ मैं, ये आपका महानगर है, आपको इसको और, अभी मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद में लगभग 6000 घर हैं। उन्होंने हैदराबाद को 13 विभागों में विभाजित कर दिया, 13। मैं जलगांव शहर से मूलता हूँ, हमारे यहाँ पर 1500 घर है शहर में। हमने अपने शहर के 6, मैं भूल गया थोड़ी देर के लिए, 6 विभाग कर लिए और वो 6 को एक तहसील का दर्जा दे दिया। अब जब हमारे जलगांव से 1500 लोगों में से जब आते हैं ना, तो वो जो 6 विभाग है उसमें कोई इसमें 700 लोग रहते हैं, कोई में 150 रहते हैं, तो हर एक को वहाँ से जो उनके प्रोपोर्शन में दिया गया है। अब वहाँ बैठते हैं 150 लोग एक जगह, वहाँ कहीं है 400 लोग, ये एक दिन एक जगह आते हैं। हमें ऐसे कम से कम सत्र में एक बार अपने विभाग के लोगों को एकत्रित लाना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहने के लिए तो अपने यहाँ, मुझे मालूम नहीं कोलकाता में कितने शहर परिवार है अपने, परिवार तो 12,000 के ऊपर है। हाँ। लेकिन अभी आंकड़े हमारे 6-7 हजार के 6-7 हजार। मुझे मालूम, मैं वो उस पे आने ही वाला था, लेकिन ये 7000 तो कभी एक जगह आए हैं क्या? देखिए, हाँ, ये बात जो दबी जबान में आई है ना, इस जब तक हम उन लोगों को छोटे सब ग्रुप में, इफेक्टिव मैनेजमेंट में कहा गया है कि अगर आपको गोल पाना है तो यू हैव टू डिवाइड इन सब गोल्स। छोटे गोल को करेंगे तब अपन बड़ा गोल पाएंगे। ये विभागों को हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे में बांटेंगे तब जाके वो आएगा। विषय बहुत बड़ा है, ये विषय पर शाम भी हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी आप इस बात को समझ लीजिए। इस विषय पे किसी को भी और भी कोई बात रही ना, आप मुझे कभी भी बोलिए, मैं कोशिश करूंगा विदाउट एनी प्रिजुडाइज आपको जो सही सही अपेक्षित है। भाई साहब, कि कितने परिवार के पीछे में कार्य समिति में इतने मेंबर होने चाहिए? बोला सर आप थोड़े लेट आए, थोड़े लेट आए। हाँ, लेकिन मैं फिर भी लंच के टाइम आपको जो मिले मैं बताऊंगा। हाँ, जिस भाई ने ये पूछा था, हाँ, देखिए एक बार माफी चाहूंगा,
अरुण जी और बाद में भाई साहब, इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। जो कुछ क्यूरी आपकी है उसकी पूरी हुए बगैर ब्रांड नहीं पकड़ूंगा। जिस भाई ने ये पूछा था, मैं समझता हूँ अपने उससे थोड़ा सा भटक रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम जैसे 50 अगर वहाँ पे अपार्टमेंट्स है तो 50 अपार्टमेंट में रहने वालों का उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। उस समय मैंने पूछा था कि सदस्यता का निर्धारण कैसे हो, किस तरह से, कारण कि अगर वो सदस्य नहीं है, उस अंचल के अगर सदस्य ही नहीं है तो उनको रिप्रेजेंटेशन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो ये दायित्व बनता है उस अंचल के जो भी पदाधिकारी हो, उस अंचल के जो भी कार्यकारी मंडल सदस्य हो, जो भी कार्य समिति सदस्य हो, वो अपने एरिया के अंदर जाके ये ड्राइव करे और वहां पे जो भी रह रहे हैं उन सबको वहां पे अपने सदस्य बनाए। नंबर 1। उसके बाद के अंदर खाली ये पदाधिकारी और कार्यकारी मंडल सदस्यों का नहीं है, आम महेश्वरी समाज के हर व्यक्ति की ये जागरूकता होनी चाहिए कि मैं जहां पे रह रहा हूं वो मैं संगठन के साथ में जुड़ूं, स्वतः आके सामने में आके वो जुड़े। ये तो नहीं है कि कोई मेरे को निमंत्रण देगा तभी मैं उसके साथ में जुड़ूंगा। ये हुआ एक बात। दूसरी बात जो मैंने सदस्यता के लिए कही थी, सदस्यता का मैंने इसलिए कहा था कि सपोज कीजिए सभी अंचल का एरिया डिवाइड होया हुआ है। पहले यहाँ पे हमारे ज्यादातर हावड़ा में रहते थे। हावड़ा के अंदर ये मध्य इलाका है। मध्य इलाका से धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ा, लोगों का रिहाज का तरीका चेंज हुआ, लोग दूर दूर तक जाके रहने लगे। वो काफी सदस्य भी यहाँ के भी सदस्य हैं, काफी दूसरी जगह पे जाके रहने लग गए, वो वहां के सदस्य भी हैं। इस तरह से बहुत सारा एरिया जो खाली केलकटा का था, केलकटा से आगे भी बढ़ गया। जैसे विधाननगर है, ये पड़ता है 24 परगना के अंदर, जो बृहत्तर कलकत्ता के अंदर नहीं आता। लेकिन पूरी बात समझ गया आपकी। और इसी तरह से मेरी भी समस्या है, मेरी पर्सनल एक समस्या है कि अगर कोई सदस्य है, कोई भी प्रदेश का हो चाहे, और वो पदेन सदस्य के रूप में वो कोई पद के ऊपर में रहा हुआ है, जैसे अध्यक्ष होता है या प्रदेश मंत्री होता है, ये पदेन सदस्य बन जाते हैं। और कोई भी कारण से अगर वो उस जगह से हट के दूसरी जगह पर रहने लगे तो क्या उनकी पदेन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी? मैं इस मुद्दे को बहुत, इसमें मैं सिर्फ और गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा कुछ आपका स्थानिक मामला मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन प्रश्न आया है, उसका उत्तर क्या है वो मैं जरूर दूंगा। कृपया इस बात को हम यही रोकेंगे, बाद में भाई साहब का सवाल लेके अगले विषय पे जाएंगे। ये जो पहली मुद्दा कहा है ना, सबसे पहला तो जब आपने मुझे ये कहा कि अगर हम उस अपार्टमेंट में, उस एरिया में 50 लोग रहते हैं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि वो 50 के 50 आज अपने सदस्य बन चुके हैं, है ना। सिर्फ वहाँ रहने से नहीं होता, आपको संगठन से, अगर संगठन से वो जुड़े हुए हैं और वो है तो निश्चित ही उनको लेना चाहिए। और ये थोड़ा यही सब जागृति के लिए हम चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ समाज के संगठन में लाइए। 20 साल से सतीश चरखा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर नहीं दे पाएगा, कोई दूसरा सतीश चरखा कोलकाता से आना चाहिए। ऐसे ही हर जगह से जब तक नए लोग नहीं जुड़ेंगे, नए अच्छे और इफेक्टिव लीडर्स नहीं होंगे, इसलिए सबसे पहले तो वो होना चाहिए। दूसरे आपके सवाल का मैं यही कहूँगा कि जो पदेन होता है वो पदेन ही रहता है, उसके निवास से उसकी आहर्ता बदलती नहीं है। अगर मैं दक्षिणांचल का संयुक्त मंत्री रहा, उस कारण से मैं अपने प्रदेश में एक किसी पदेन जगह पे हूँ, या मैं अपने प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका महाराष्ट्र का, तो मैं आजीवन मैं महाराष्ट्र प्रदेश सभा के रहूँगा। मैं पहले 35 साल तक जलगांव रहता था, पिछले 5 साल से मैं बम्बई आ गया, लेकिन मैं प्रदेश सभा पे पदेन था, पदेन रहूँगा। कल को मैं कलकत्ता आ गया तो मैं आपके सभा में पदेन नहीं रह सकता। मैं क्योंकि मैंने अध्यक्षता कहाँ की कि मैं कौन से हिसाब से पदेन पे आया था, महाराष्ट्र प्रदेश सभा के
अध्यक्षता रूप में मैं आया था। अगर सभापति, बात को मैं और समझाता हूँ, अपने सभी पूर्व सभापति अपने जिस प्रदेश में वो निवास करते हैं वहाँ के पदेन होते हैं। अगर सभापति अगर अपना निवास बदल भी दे, क्योंकि वो सभापति किसके थे? महासभा जो पूर्ण भारत भर की थी, उस एंगल से देखना। बात अगर मैं इतने ही कहूँ आपको, मैंने इसके पहले कहा कि यहाँ पे कमी अगर किस चीज़ की है तो कार्यकर्ताओं की है। साहब हम कितने ज़्यादा आते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने किसके कौन से पद पे कौन जाता है, हम क्या काम करते हैं ना, इससे फर्क पड़ता है। लेट अस कंपेयर विद परफॉर्मेंस। मैं कितने साल से आ रहा हूँ और महासभा में जाके कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को हम और डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाले अब आने वाले और वो आपको वही सिखाएंगे कि अच्छा कैसे बोलते हैं। क्योंकि इतने संगठन आपका इफेक्टिव कब होगा? जब अपनी बात को आप पूर्ण रूप से अच्छे रूप से बताएंगे तभी तो होगा कि बात को कैसी रखनी चाहिए, कितने इफेक्टिवली रखनी चाहिए। ये बात आपको बहुत सरलता से समझाने के लिए भाई अनिल जी आएंगे। तो ये बहुत गहन विषय है। ये विषय का 2 दिन का सेमिनार होता है, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का रियल टर्म में सेमिनार 2 दिन का होता है। हमने उनको 45 मिनट दिए हैं। हम उनके साथ में बहुत ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ज्यादती सहने की आदत हो गई है। तो आइए ये पूरे 45 मिनट का फायदा लीजिए। अरे हाँ, ये रहेंगे भाई साहब। हाँ आदरणीय चरका जी, मेरा आपसे सीधा सरल और प्रैक्टिकल सवाल है। कोई भी संस्था या सभा को चलाने के लिए समर्पित भाव के कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, और वो कार्यकर्ता को हम लोग कैसे ढूंढे? यहाँ सभी अंचलों में हम देख रहे हैं कि 4 आदमी 6 आदमी है, वो सभा को चला रहे हैं। उसका मीटिंग के अंदर में प्रॉपर है, प्रेजेंस नहीं है। कोई कार्यक्रम करते हैं उसके अंदर में कोई जागरूकता नहीं है। और ये आज का सवाल नहीं है, ये बहुत दिनों से है। और आगे क्या इसका हल है? हम कैसे अच्छे कार्यकर्ता को इससे जोड़े? हमारा विधाननगर का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इलेक्शन का बात तो दूर, वहाँ पे 25 आदमी का बोर्ड बनाने के लिए हम लोगों को घर घर में जाके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप इससे जुड़िए। वो बोले हमारे पास टाइम नहीं है, आपको जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। ऐसी हालत में हम क्या करें? ये आप अगर हमको समझा सके तो ये क्या है, प्रैक्टिकल चीज है और यहाँ से ही सभा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जब मैं भाई साहब की तरफ उंगली उठाता हूँ ना, आप जिम्मेदार हैं। मैंने तो अभी तक पूरा नाम भी नहीं करा है, सामने बैठे तो आप है ना, संजय जी माहेश्वरी, आप जिम्मेदार हैं। मैंने तो आपकी तरफ एक उंगली बताई, 3 उंगली। भाई साहब ये आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि आज समाज का व्यक्ति संगठन से क्यों नहीं जुड़ना चाहता। क्योंकि वो जो संगठन को देख रहा है ना, आपने जो बोला ये बहुत जगह है कि 4-6 लोग ही चलाते हैं। वैसे एक नियम है किसी भी संस्था में, सिर्फ माहेश्वरी सभा में नहीं। मैं 35 साल से लायंस क्लब में काम करता हूँ, मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुका हूँ। एक रूल है 80-20 का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ड्रिवन बाय 20% पीपल। अपना परिवार, अपना दुकान, अपना व्यापार, 20% लोग 80% काम करते हैं। 80% लोग ज्यादातर कमियां निकालते हैं। भाई साहब हम जब वो 4 की तरफ देखते हैं ना, बात तो वो है कि मैं सामने तो आता नहीं हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए, लेकिन ये अगर करते हैं तो मुझे खुबते आंखों में दिखते। 6 सत्र से यही है। ये हुआ एक पार्ट। दूसरा, हम उस व्यक्ति के दिल में अभी तक जगह बनाने में काबिल नहीं हुए। मुझे बोलिए साहब, हम कितनी बार नए व्यक्ति को शेक हैंड करते हैं। पहली बार आया वो मिला, साहब मैं सतीश सर का आप, हमने ये कितने बार किया।
अपने बैठकों में, अपने अन्नकूट में नए परिवार आया, उसको हमने कितनी बार स्वीकार किया। हम तो आ जाके वही अपने 4 लोगों के साथ बैठ जाते ना। उसको हमें ये लगना चाहिए ना कि मैं अगर यहाँ आया तो मुझे किसी ने पूछा, मेरी कुछ तो पूछ ली, कुछ तो होना चाहिए। अब इसका जिम्मेदार कौन? बहुत बड़ी बात है। हर कोई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो है साहब, अध्यक्ष ने करना ही चाहिए, वो तो नौकरी कर रहे हैं। यस, मीट एंड ग्रीट, ये हमारा एक गवर्नर का स्लोगन था साहब, मीट एंड ग्रीट। ये बोलने वाले शब्द नहीं है भाई साहब। मैं आपकी भी बात जरूर सुनूंगा, क्योंकि अब अनिल जी नहीं तो अगली बार मेरे पे आएंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है और माफ कीजिएगा, अभी 100 क्वेश्चंस को थोड़ा क्वेश्चन लेंगे हम एक भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं। दोपहर के बाद में आपने जो कहा कि बैठकों को कैसे इफेक्टिव की जाए, ये सब्जेक्ट लेके मैं फिर आपके पास आऊंगा, तो हम और कई शब्दों को, प्रश्नों को हम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है संक्षेप में मैंने आपकी बात किया है, ये बात को और अपन बात करेंगे। पहले एक बार हम अनिल जी को सुने कि अपनी बात को इफेक्टिव कैसे हो। मेरी बात इनइफेक्टिव होने के पहले मैं उनको दे देता हूँ। धन्यवाद। हमारे भाई ये ना मुझे वो ये कार्यशाला के वैसे ये गए जो 2 प्रशिक्षक आए हैं, श्री सतीश जी चरखा और श्री अनिल जी राठी। अनिल जी राठी अमरावती से हैं। तो सतीश जी चरखा ने अपना परिचय अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सबके समझ प्रस्तुत कर दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम सबके मन में कुछ न कुछ जिज्ञासा बनी हुई है कि उसका समाधान वो करें। हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने कहा मैं जाने से पहले तक किसी के मन में कोई भी विषय का शंका समाधान है उसको रिजल्ट करके जाऊंगा। इसलिए साहब हम तालियों से इनको सम्मान करते हैं और ये जाने के पहले आपके जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान करके जाएंगे। हमारे एक और अच्छे वक्ता जो कि अमरावती से आए हैं, श्री अनिल जी राठी, उनका परिचय देना जरूरी है क्योंकि सतीश जी का परिचय छूट गया। हम क्षमा चाहते हैं प्रदेश की ओर से। श्री अनिल जुगल किशोर जी राठी का जन्म 9 फरवरी 1965 को हुआ था। आपने M.Com तक शिक्षा ग्रहण की। आपकी पत्नी स्वर्गीय सुमन राठी एवं आपके 2 राठी थी। आपके 2 पुत्री एवं 1 पुत्र है। इसके बीच में मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। कल अनिल जी से मेरी बहुत देर बातचीत हुई थी, एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने गए थे, फिर हमारे घर पर भी बैठे थे। अनिल जी अपने परिवार को अपने एक इकाई परिवार नहीं मानते। वो बोलते हैं ये मेरा जॉइंट फैमिली है। इनका भाई, छोटा भाई अब संसार में नहीं रहा, लेकिन वो उसके परिवार को जो कि इनके साथ में पहले से रहता आया है, इनके माता पिता जो इनके साथ में पहले से रहते आए थे, ये उसको जॉइंट फैमिली बोलते हैं कि आज मेरे परिवार का मैं ही मुखिया हूँ। इसलिए इनके हिसाब से इनके 2 पुत्री 1 पुत्र नहीं है, इनके 3 पुत्री एवं 3 पुत्र हैं। और बहुत खुशी की बात बताता हूं कि छोटे भाई के बच्चे भी अपने स्कूल में या कहीं भी जाते हैं समाज में तो इनको ही इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमारे पालक और हमारे पिता यही हैं। ये अपने संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। वर्तमान में आप व्यावसायिक रूप से बीमा सलाहकार एवं व्यक्तित्व विकास के बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक हैं। जबकि पूर्वकालीन समय में इनका व्यवसाय था सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन। अमरावती में इनका सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा बिजनेस था एवं ये पतंजलि उत्पाद के वितरक भी थे। वर्तमान में ये बीमा सलाहकार एवं व्यक्तित्व प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आ गए हैं। आपकी उपलब्धियां एवं विशेषताएं जिनको बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। नियमित योग प्राणायाम ये पिछले 19 वर्षों से कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऋषिकेश में 2007 में एवं 2009 में जो आध्यात्मिक शिविर हुए थे, आप उसके मार्गदर्शक थे। आपने सरकार के अनुरोध पर सेंट्रल जेल में 2 बार योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया। आप 72 टाइम्स 72 बार रक्तदान कर चुके हैं और इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में
अनूठा रक्तदान शिविर के लिए इनका नाम दर्ज है। राठी जी के द्वारा 800 से भी अधिक 800 से भी अधिक व्यक्तित्व विकास के शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। लगातार तीसरी बार आप महासभा के द्वारा बाल संस्कार एवं संस्कृति संवर्धन समिति के महासभा की ओर से लगातार 3 टर्म से संयोजक हैं। मतलब ये अपने आप में एक उपलब्धि है कि एक व्यक्ति को निरंतर महासभा यह कार्य सौंप रही है। आप जो आज जैसे अपने शॉर्ट लेग में था, ये जो रनिंग दौड़ वाले जो कंपटीशन है उसमें आप अमरावती जिला में सेकंड आए हुए हैं और बेस्ट ट्रेनर के अवार्ड से भी सम्मानित हुए हैं। व्यक्तित्व विकास के इनके कार्यक्रमों में संवाद कौशल्य, मतलब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो, तनाव प्रबंधन, पति पत्नी के संबंधों में आने वाली असुविधाओं और उनका समाधान, आदर्श पालकत्व मतलब बेस्ट पेरेंटिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण, मोटिवेशन, समय प्रबंधन, टीम बिल्डिंग इत्यादि विषय प्रमुख रहते हैं। और उससे भी सुपर एक बात जो कल इनसे बातचीत के मध्य में मुझे मालूम पड़ी, आप एक तेजस्विनी शिविर बोल करके कार्यक्रम करते हैं जो विशेष करके नवयुवतियों के लिए, महिलाओं के लिए, मेरी बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, महिलाओं के लिए विशेष। मैं कल उनको सुनकर मतलब हतप्रभ था कि वो जो तेजस्विनी शिविर वो करते हैं उसमें वो 2 दिन का जो शिविर होता है जिसमें नवयुवतियां एवं महिलाएं शामिल होती हैं और इनका चैलेंज है कि अंतर जाति विवाह का जो ये नया स्वरूप आया है या समाज की बच्चियां गलत रास्ते पर चली जा रही है, ये अपने उस शिविर के माध्यम से उनके अंदर में संपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं और इन्होंने लाया है ऐसा। तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष बात है कि आज के बदलते परिवेश में महिलाओं के लिए तेजस्विनी के माध्यम से आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये बहुत ही कुशल और समाज के हित का है। तो आइए अब मैं और समय नहीं लेता, मैं अनिल जी राठी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रमणी जी साहब। माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी से जय महेश। यहाँ पर बहुत देर से आप लोग बैठे हो, लेकिन एक बात मुझे आज गणेश भैया मिले, किशन भैया मिले, तो एक पुरानी कोई बात मुझे याद आ गई जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बार एक पुणे की कॉन्फ्रेंस में मैं, सतीश भैया, गणेश भैया और किशन भैया, हम 4 लोग चले गए थे। क्योंकि मुझे होटल का बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं एक अच्छा होटल डालूँ, तो मैं सर्वे में था कि भाई कौन सा होटल अच्छा है, तो देखते हैं। तो मैंने इन लोगों से बात की कि हम कॉन्फ्रेंस में खाना नहीं खाएंगे, हमारा प्रसाद आज एक किसी होटल में चलते हैं, मुझे वो देखना भी है, सर्वे भी करना है। ये सारे लोग बोल रहे थे कि क्या यार अभी तू कहाँ लेके जा रहा है, जाने देना, यहीं जाते हैं। लेकिन मेरी छोटा होने के कारण मेरी जिद को मान दिया और फिर हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ चले जाने के बाद मैं वहाँ से पलट गया, हम लोग पलट गए। तो वहाँ का जो दरबान था, वो दरबान आया हमारे पीछे कि भाई साहब, मतलब यहाँ लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आप पलट के जा रहे हैं, क्या बात है? मतलब साहब यहाँ वेज और नॉनवेज लिखा है, हम नॉनवेज होटल में नहीं खाते, तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं आप आ जाइए, बोले हमारा वेज का जो किचन है और खाना बैठना सब अलग है, आप एक बार देख लीजिए, आपका समाधान हो जाए तो आप खा लेना और नहीं तो आप चले जाना। तो उसके आग्रह पर हम क्या किए, हम अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि सचमुच में बर्तन अलग हैं, उनके कुक अलग हैं, उनका खाना पीना रहना बैठना सब कुछ अलग है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ खा लेते हैं। फिर खाना खाने के लिए जैसे ही अंदर गए तो वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी थी, एसी में जाओगे या नॉन एसी में। तो हमने कहा इतने दूर आए तो वैसे भी एसी में, तो हम एसी में चले गए। एसी में जाने के बाद फिर 2 चीज़ें लिखी थी, प्योर घी और डालडा। तो भाई डालडे का खाएगा कौन? तो हमने बोला प्योर घी में चलते हैं। तो जैसे ही प्योर घी में एंट्री मारी, वहाँ पर और एक चीज़ लिखी थी, नगद या उधार। मैं लालच में आ गया सब, मैंने कहा चलो यार ये उधार वाली फैसिलिटी, इसको तो यूटिलाइज कर लिया जाए। तो ये तीनों मना कर रहे थे, अरे बोले पागल हो गया तो अभी वापस पैसे चुकाने कभी आएगा, मतलब वो बाद में देखेंगे, पहले खा तो लो। तो ऐसा करके, लेकिन ये जिद कर रहे थे और मैं अलग जिद कर रहा था। फिर मेरी एक बार मिनती को मान दे दिया और हम फिर उधारी के सेक्टर में चले गए। और जैसे ही उधारी के सेक्टर में चले गए, पीछे के गेट से बाहर हो गए। कहने का मतलब फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है।
आप यहाँ पे बैठे हो, आप भी फ्री में नहीं बैठे हो, आपका आपने समय इन्वेस्ट किया है और इस समय की कॉस्ट आपको वसूल करनी है। और वसूल कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो एक एक बात आपको समझ में आ जाए, कितनी सारी बातें होगी, कितनी भी सारी बातें होगी, एक या दो बातें भी अगर हम यहाँ से उठा लें तो हमको लगेगा कि हमारा आज का दिन सार्थक हो गया, हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ। और समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है। हर जगह जाते हैं तो हर व्यक्ति के मन में एक बात होती है कि मेरा एक अपना इंट्रोडक्शन, मेरा एक अपना इंप्रेशन हो। और एक मिनट में उतार तो चलेगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप कहीं शादी में जाए, कोई फंक्शन में जाए और आपका परिचय का व्यक्ति मिले और आपका बहुत अच्छा परिचय थे? मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी। दमानी साहब जितना जितना बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था वाह वाह वाह, जो मुझ में है या नहीं है मुझे भी डाउट हो रहा था। तारीफ करने की आदत होती है लोगों की, तो कर दी उन्होंने। दमानी जी साहब की ग्रेटनेस है, तो वो ग्रेटनेस हम में से कितने लोगों को लगता है कि अपनी अपनी तारीफ होनी चाहिए? सभी को लगता है। जैसे हमारा भोजन होता है, जैसे हमारा खाना होता है, वैसा एप्रिसिएशन भी एक हमारा भोजन है। अगर हमको घर में एप्रिशिएट, आप लोग खाना बनाते हो, घर में भोजन बनाते हो, आपने बहुत मेहनत से भोजन बनाया और पता चला किसी ने कुछ नहीं बोले, खाए चले गए, तो मन में कहीं ना कहीं तो लगता है ना? और अगर एक बात थी, इतनी क्या बात है, बड़ा सुंदर, आज बड़ा आनंद आ गया, बस इतनी सी बात कह दें, आनंद आया नहीं आया वो बात वाली बात है, लेकिन खुशी तो मिलती है खुशी। लेकिन ये सब डिपेंड किसके ऊपर है? ये सारा डिपेंड किसके ऊपर है? इसका जिम्मेदार कौन है? ये हम खुद हैं। हम जब जाएंगे, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। मैं एक किस्सा सुनाऊं। इचलकरंजी में मैं गया था। इचलकरंजी में गया था तो लोग रहते हैं कि भाई 2 दिन का ट्रेनिंग है तो सर शाम को हमारे यहाँ, तो टाइम स्लॉट हो जाता है कि भाई सवेरे इनके यहाँ खा लेंगे, शाम को इनके यहाँ खा लेंगे, दूसरे दिन सवेरे इनके यहाँ और दूसरे दिन शाम को इनके यहाँ। तो अपने मेरे एक परिचित मारवाड़ी मित्र थे, अपने राजस्थानी माहेश्वरी मित्र थे, तो मैं उनके यहाँ चला गया भोजन के लिए। अब वहाँ पे कैसा है, आम्रखंड, कचौरी, कढ़ी और कुछ चीज़ें फेमस है। तो ठीक है, उनके यहाँ चला गया। बहुत सिस्टमेटिकली उन्होंने चावल रखे थे, चपाती को भी फोल्ड करके रखा था, घी लगाया था, 2 कटोरी में अलग अलग सब्जी रखी थी, इधर सलाद रखा, इधर अचार, जो कुछ भी सारा बहुत सिस्टम है। दूसरे दिन मैं मेरे एक दूसरे मित्र के यहाँ गया और वहाँ पर भी सेम मेनू। मैंने बोला यार ये इचलकरंजी में क्या लग रहा है, सबके यहाँ पे यही मेनू बनता है क्या? तो उसने भी वही बनाया था, आम्रखंड बनाया था, कढ़ी कचौरी थी, नमकीन था, उसके बाद चपाती, चावल। लेकिन उन्होंने, उसका स्टाइल बड़ा अजीबोगरीब था। पहले चावल रखा, उसके ऊपर दाल रखा, उसके ऊपर आम्रखंड डाल दिया, फिर उसी के ऊपर चपाती रख दी। अब मेनू तो वही है, कौन सा खाना खाओगे? पहले वाला या दूसरे वाला? तो सिंपल तरीका है। हमारे पास जो कुछ है हम सब बोलते हैं, सबके पास शब्दों का भंडार है, बस रखना कैसे है, परोसना कैसे, बस इतना ही हम पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको सही तरीके से परोस दें, अगर सही तरीके से हमारा इसका प्रेजेंटेशन हो जाए, काम खत्म। फिल्में आप देखते हो, मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, फिल्में देखते हो? यश चोपड़ा की और कोई भी सुभाष घई की कितनी भी बड़ी फिल्में ले लो, क्या होता है फिल्मों में? 2 लाइन की स्टोरी लाइन होती है, एक लव स्टोरी होती है, पहले बिछड़ जाते हैं, बाद में मिल जाते हैं। मनमोहन देसाई की फिल्मों में क्या था, 2 भाई अलग हो गए मेले में, फिर आके इकट्ठा हो गए, यही था। लेकिन हर बार प्रेजेंटेशन अलग था और उनका प्रेजेंटेशन हमको बहुत पसंद आया और हमारी फिल्म हिट हो गई। यही होता है। तो हम अपने आप को कैसे हिट करेंगे, अपने आप को रखेंगे कैसे? तो एक सिंपल तरीका बताऊं, ये जो जबान है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से रिश्ते बिगड़ते भी हैं और यहां से रिश्ते बनते भी हैं, बस यहीं से होता है। आपकी ये विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया पैलेस, जहाँ पे हम पूरे कलकत्ता को गर्व होता है, विक्टोरिया पैलेस। तो यहाँ से एक राजा की सवारी निकल रही थी। एक राजा की जब सवारी निकल रही थी तो सामने पता है उसका प्रधान होता है, प्रधान के इंस्पेक्टर होता है, पुलिस वाला होता है। जब वो पुलिस वाला देखा कि राजा की सवारी आ रही है और सब हटाओ भाई, सबको हटाओ। पुलिस वाला गया, एक अंधा फकीर वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा, उसने देखा कि अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि राजा की सवारी नजदीक आ गई। उसने जाके फकीर से कहा, अरे ओ अंधे उठ यहाँ से, दिखता नहीं क्या राजा की सवारी आ रही है? वो अंधा फकीर उठा ही नहीं, जगह से हिला तक नहीं। उसने देखा कि मेरा इतना बोलने के बावजूद ये उठ नहीं रहा है, तो उसने जाके इंस्पेक्टर से कंप्लेंट की कि अरे साहब वो उठता नहीं है और सवारी नजदीक आ रही है, क्या करें? इंस्पेक्टर भी गया वहाँ पे। इंस्पेक्टर ने कहा, अरे वो अंधे भाई उठो यहाँ से, कुछ जल्दी जाओगे?
अभी राजा की सवारी आ रही, इतनी भीड़ आ रही, फिर भी वो उठा नहीं, तो उसने प्रधान को जाके कंप्लेंट की और प्रधान उनके पास गया और उस फकीर से बोला कि बाबा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप जिस जगह पे बैठे वो जगह आपकी नहीं है, आपकी जगह ऊंचाई पर है, तो आप कृपया करके यहाँ से उठे और जरा ऊंचाई पे बैठे। सिंपल, इतनी सी बात कही। फकीर ने कहा लगता है ये प्रधान है, इसके पहले जो आया वो इंस्पेक्टर है और उसके पहले जो आया वो पुलिस वाला था। अब पुलिस वाले को और गुस्सा आया, अंधा बनने का नाटक करता है, इसको सब दिखता है। बोले क्यों, तेरे को सब दिखता है, तू अंधा बनने का नाटक कर रहा है? प्रधान ने बोला ये अंधा बनने का नाटक नहीं कर रहा है। फिर फकीर से पूछा कि तुमने पहचाना कैसे? आप बताओ कैसे पहचाना होगा? एग्जैक्टली, हमारा शब्दों का चयन, हमारा उच्चारण, हमारा शब्दों का चयन बताता है कि हमारा संस्कार क्या है, हमारे शब्दों का उच्चारण बताता है कि हमारी विद्वत्ता क्या है, और उसकी सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन बताता है कि हमारा ज्ञान क्या है। और ये तीनों चीज इकट्ठा हो जाए, हमारे प्रेजेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ आप में से बैठे जितने लोग हैं, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर किसी को लगता होगा कि मैं भी मंच पर जाकर कभी बात करूं। अब मान लो मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मीटिंग में एक बात चल रही है और मीटिंग में एक बात चलते चलते ये हो गया कि किसी ने कोई बात कह दी। विनोद जी कहाँ है? जाजू जी, यस, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे। प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बात कह दी और मैं आपके प्रदेश का सदस्य हूँ और मुझे वो बात समझ में नहीं आई, या इससे बेहतर सुझाव मेरे पास है, मैं क्या करता हूँ? मैं दम्माणी साहब को बोलता हूँ कि दम्माणी जी ये बात जो बोल रहे हैं ना विनोद भैया, बात तो करेक्ट है, लेकिन इसमें अगर इस ढंग से हम कर दें तो शायद इसमें कुछ परिवर्तन अच्छा हो सकता है। तो दम्माणी जी अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अनिल जी बोलो बोलो बोलो। अब अनिल जी के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अभी क्या करें? अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो मैं क्या बोलता हूँ, विनोद भैया को आप बोलो, मैं नहीं बोलता हूँ, आप प्लीज खड़े हो जाओ, और मैं इनको मोटिवेट करता हूँ, उठ जाओ। दम्माणी जी खड़े हो जाते हैं, हाथ उठाते हैं, एक्सक्यूज मी मुझे कुछ बात करनी है। विनोद भैया ने बोला हाँ बोलिए बोलिए दम्माणी जी बोलिए। दम्माणी जी ने बात रखी, सारी सभा को पसंद आई, सारी सभा ने जोरदार तालियां बजाई, वाह वाह क्या बात बोली, क्या बात बोली। अब हो गया सब तरफ। अब मैं यहाँ मन में परेशान हूँ, आइडिया किसका, कॉन्फिडेंस किसका, उनका, प्रेजेंटेशन किसका, उनका, तालियां किसके लिए बजी, उनकी। अभी मेरे मन में चलता है, फिर मैं क्या करता हूँ, सतीश भैया मिलते हैं, वो जो इन्होंने बात बोली थी ना वो एक्चुअली मैं नहीं बताई थी, वो इन्होंने जो बात बोली थी ना मैं नहीं बताई थी। अभी मैं कितने लोगों को बोलूं ये बात, और सब लोग आके अरे क्या दम्माणी जी साहब आपने बहुत जबरदस्त बात होती है। सर आप में से कितने लोगों के साथ हो जाता है? अधिकतर सब लोगों के साथ होता है। तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका यह है कि हम हमारी बात रखें, हम हमारी बात हम कैसे रखें, उसका आत्मविश्वास कैसे हो, वो कॉन्फिडेंस हमारे भीतर कैसा है। और किसी भी बात का अगर आपको डर भी लगता है किसी कारण से कि मेरी बात अगर गलत हो रही है तो सारी दुनिया हंसेगी, तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सही बात कर डाली? अरे हर बार होता है, गलत सुझाव आएगा, लेकिन कम से कम उठकर अपनी बात कहने की ताकत रख लो। कम से कम इतना नहीं तो आप अगर नाम भी किसी को बताओ तो नाम बताते वक्त भी ऐसा नाम बता दो कि सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाए, जिसको हमारी भाषा में एलिवेटर स्पीच कहते हैं। लिफ्ट में मिले, आपके साथ एक बंदा, नया बंदा खड़ा है, आप 3rd फ्लोर पे जा रहे हो और वो 5th फ्लोर पे जा रहे हैं। 3rd फ्लोर तक की आपकी बात आपको खत्म करने की है, क्या करोगे? बस 1 मिनट में आपका 3rd फ्लोर आने तक ऐसा परिचय दे दो, ऐसा परिचय दे दो कि सामने वाला ये कहे कि यार भाई साहब आपका नंबर तो दे दो, या मैं आपसे कब मिल सकता हूँ, या वो भी आपके साथ 3rd फ्लोर पे उतर जाए, 5th फ्लोर ही भूल जाए। ये जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक हम हमारी बात नहीं रख सकते, हम हमारा प्रेजेंटेशन नहीं रख सकते, और सारा के सारा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनालिटी की काउंटिंग यहीं से होती है। सबसे पहले आप फोन पर मिलते हो, फोन पर बात होती है किसी से, किसी व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं। जब मैं भी यहाँ पर आया, आप लोगों से कई लोगों के फोन आए कि आप कब आ रहे, संपत भैया का भी आया, इनका भी आया, तो क्या हुआ होगा, इन्होंने जब हमसे बात की होगी तो क्या किया होगा, इन्होंने कैलकुलेशन लगाया होगा कि ये बंदा किस ढंग से बात करता है। हमने भी कैलकुलेशन लगाया, मतलब आपने देखा नहीं, हाथ पैर उनको भी है, आंखें भी है, 2 पैर है, 2 हाथ है, नाक है, कान है, सब कुछ है, लेकिन आवाज, आपकी जो आवाज है, आपकी जो पिचिंग है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोन पे कन्विंस कर डालना, या फोन पे आपने टारगेट बना देना कि ये जस्ट इमेजिन कर लेना कि ये बंदा कैसा होगा। किसी के घर पे जाकर हम बात करते हैं, किसी को फोन करते हैं, आपके पापा जी घर पे नहीं है, क्या काम है, समझ जाते कि इनकी बिटिया जरा गड़बड़ वाली मामली है, या फिर इनकी मिसेज बात कर रहे तो मिसेज जरा
इनका आपस में पट्टा नहीं है। आपने कैलकुलेशन कहाँ तक लगा लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट भी डाल दिया। वो है नहीं है बात वाली बात है, आपने तो डाल लिया। और वैसे ही अगर फोन चले जाए और आपने पूछा कि भाई साहब घर में नहीं, वो तो अभी बाथरूम में है, एक 5 मिनट में आएंगे, बोलिए ना आपका शुभ नाम बताइए। हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे संस्कारों से पूरा परिपूर्ण परिवार है, ये कुछ व्यक्तित्व अलग है। बहुत सिंपल तरीका है साहब, अपने आप को प्रेजेंट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप में से कितने लोग आज तक स्टेज पर आकर भाषण देके गए हैं? बहुत सारे लोग। आप में से कितने लोग हैं जिनको यहाँ आने से डर लगता है? आना है लेकिन आने से डर लगता है। निजोन भैया अच्छा चलो ठीक है, हाँ 1 मिनट, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए जिनको जिनको डर लगता है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे आपका स्टेज डेयरिंग बाल में। भाई साहब सोमानी ने तो हमारे ससुराल ही है, खाने वाते हैं, विशेष ध्यान दे दो। कौन कौन आना चाहता है? मैक्सिमम 3 मिनट लगेंगे। अब सतीश भैया ने जिम्मेदारी डाल ही दी है तो फिर पूरी तो करनी पड़ेगी। सतीश भैया ने पहले ही बोला था। आइए ना, जिनको जिनको लगता है कि मेरे भीतर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, अगर ये 2 दिन के सेमिनार के बाद में अगर स्टेज पे बोलना आप शुरू नहीं करें तो ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। जिनको आना है तो कोई भी 2 से 3 लोग आ जाए, 2 से 3 लोग आ जाए, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। हंसी नहीं होगी आपकी, किसी की भी हंसी नहीं होगी। ये मत सोचिए कि लोग क्या होगा। आ जाइए आ जाइए, 3 लोग आ जाओ, 3 लोग। आइए, महिलाएं सभी बोल सकती हैं, किसी को भी हाँ इनको माइक, ऑल लीडर्स। कम मत समझिए। सब बोल रहे हैं। अरे नहीं अरे समय इसी में चला जाएगा। अच्छा एक हाँ एक तो सबसे पहले कौन आना चाहता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई साहब। एक बार इनके लिए ताली इनके लिए जोरदार तालियां होंगी। हिम्मत से आगे आने की। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, आपको सिर्फ जवाब देने हैं। आपका पूरा नाम बताइए। आशीष दिनेश कुमार मालपानी। आशीष दिनेश कुमार मालपानी। आपकी पढ़ाई? बीकॉम। बीकॉम। आप करते क्या हो? मैं रियल एस्टेट प्रोफेशन में हूँ, मार्केटिंग एजेंट। आपके मम्मी जी का नाम? स्नेहलता मालपानी। आपकी उम्र? 42। आपकी हॉबी? हॉबी सोशल वर्क एंड घूमना, ट्रैवलिंग। सोशल वर्क, घूमना एंड ट्रैवलिंग, राइट। अभी नेक्स्ट नहीं कौन लेना चाह? अच्छा वही लेंगे, ठीक है भाई साहब। सेम सवाल आपके लिए। आपका पूरा नाम? मुरली मनोहर मानधना। मुरली मनोहर जी मानधना। पूरा नाम? मुरली मनोहर स्वर्गीय हरिराम जी मानधना। हाँ मुरली मनोहर हरिराम जी मानधना। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैट्रिक। मैट्रिक। और करते क्या हैं? मार्बल का व्यवसाय है। आपके वाइफ का नाम? शकुंतला देवी मानधना। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट। बजरंग चांडक। पूरा नाम? बजरंग स्वर्गीय सूरजमल जी चांडक। पढ़ाई? 10th। बिजनेस? कमीशन कर रहा हूँ, कपड़े का, टेक्सटाइल। अच्छा। और आपकी शादी होगी? जी। बच्चे कितने? 2। कितने साल हो गए शादी को? 21 ईयर्स। क्या बात है, सुंदर। आइए अरुण जी के पास। आपका पूरा नाम? अरुण कुमार सोमानी। आपका बिजनेस? गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। आपकी हॉबीज? घूमना फिरना, खर्चा करना। अरे वाह, वेरी गुड। ये देखो, ये एक हॉबी होना। ये मैं भी इतनी जगह जाता हूँ, आज पूरे दुनिया में, देश में घूमता हूँ, लेकिन इस टाइप की हॉबी आज पहली बार सुनने में आई कि खर्चा करना। ये बहुत बड़ी बात है। आपके बच्चों का नाम बताइए। 3 बच्चे हैं हमारे जी। पहला नाम अनिल कुमार सोमानी, सुमेर सोमानी, सुमित सोमानी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आइए हम सबसे पहले इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी बातें आपने मुझे बताई, ये सारे इन लोगों को जानना है, तो आप इनको बताएं प्लीज। जितनी बातें मुझे बताई बस आप ही बताइए। अभी सवाल मेरा नाम आशीष दिनेश कुमार मालपानी है
मेरी पढ़ाई जो है बीकॉम तक हुई है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश कुमार मालपानी है। मैं रियल एस्टेट प्रोफेशन में हूँ और मेरे को घूमना और समाज सेवा करना बहुत पसंद है। धन्यवाद। वेरी गुड, फंटास्टिक। अब मुझे बताइए, आ जाइए दिनेश जी, आप जरा सामने आ जाइए। दिनेश जी मुझे एक बात बताइए, अब आप लोग बता, हाँ जी आशीष जी मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को लगा कि पहली बार बात कर रहे हैं? लगा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? अच्छा, आपका कोई चैलेंज है? इनका नाम आशीष है, कोई गलत बोले नहीं? इनके पिताजी का नाम दिनेश, गलत बोले नहीं? इनका घूमना फिरना इनका शौक है, इनकी हॉबी है, कोई गलत बोले नहीं? कोई चैलेंज? कोई चैलेंज नहीं सर, आप जो बोले वो सब सत्य था और सबने एक्सेप्ट किया और किसी को नहीं लगा यहाँ पे आपने पहली बार बात की। सिंपल है। ये क्यों होता है हमारे साथ, इसको हम लेंगे। आइए अरुण जी, यही चीजें आप फिर से एक बार इन लोगों के लिए दोहरा दें। बस जो आपने मुझे बताया कि आपका पूरा नाम बताया, आपके बच्चों का नाम बताया, आपका मेरा नाम शौक बताया, खास करके अरुण कुमार सोमानी है, मैं कलकत्ता का निवासी हूँ। बच्चों का नाम बताया आपने, घूमने फिरने का शौक। मेरे 3 बच्चे हैं, पहला अनिल कुमार सोमानी, दूसरा सुनील सोमानी, तीसरे नंबर में सुमित सोमानी आता है। हम लोग साथ में बिजनेस करते हैं। हमारी शौक है खर्चा करने की, नोट कमाने की, दोनों हाथ से। अब मुझे बताइए, जब ये अरुण जी को बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ बोलो, तो बोले मैं क्या बोलूँगा, और जय महेश और सबको बधाई देते जय श्री राम बोल के आ गए। अभी आपको लगा ऐसा कुछ? अच्छा, आपके पास में कोई चैलेंज है कि अरुण जी के बड़े बेटे का नाम अनिल है? कोई चैलेंज नहीं, राइट। अच्छा, इनका शौक जो है पैसे कमाना और खर्चा करना, इसके लिए कोई चैलेंज आज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आज के प्राइस तो चलिए, नहीं समाज के लिए किया, राइट। तो ये सिंपल तरीका है साहब। आइए। मेरा नाम मुरली मनोहर स्वर्गीय हरिराम जी मानधना है और मैं व्यवसाय करता हूँ, मार्बल का व्यवसाय है। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बच्ची है मेरी, कृष्ण गोपाल मानधना, रामकिशोर मानधना, ज्योतिष राठी। आपके शौक? मेरे शौक तो बस घूमना फिरना है, संस्थाओं से जुड़े रहे, छोटी छोटी संस्थाओं से वैसे चलाता हूँ। वेरी गुड, फंटास्टिक। मानधना जी साहब, मुझे एक बात बताइए, इनको बच्चों के नाम पूछे थे हमने? नहीं पूछे थे, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद बच्चों के नाम खुद होके बताएं। ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि अंदर एक ऊर्जा समा गई। अब उनको लगा कि अब मेरे बारे में मैं ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, ये भी बताऊं, राइट। तो बस ऐसी ही ऊर्जा समाती है और ऐसा ही सब कुछ होता है। सिर्फ तरीका एक है कि हम हमारी जब बात रखने की कोशिश करते हैं, अब हमारा नाम भी एक ऐसे अलग तरीके से हमारा अपना नाम प्रेजेंट करो कि सामने वाले को लगे कि यस, ये बंदे में दम है। आपके नाम के पीछे, आपके नाम में अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बगैर अर्थ की कोई नाम नहीं। जब अरुण नाम है तो क्या हुआ? अरुण का मतलब क्या हुआ? बस इसी को बदल कर बोल दो। अगर कहीं एक बार परिचय देना है लिफ्ट में, तो बस ये बोल दो कि भाई मैं तो सारी दुनिया में उजाला करने के लिए सवेरे सवेरे आ जाता हूँ। सामने वाला सोचता रहे कि भाई ये है कौन, सवेरे सवेरे उजाला करने की क्या बात होगी। आशीष जी बताएंगे कि जब कोई बहुत तकलीफ में होता है और जहाँ कुछ काम नहीं करता है, वहां तो सिर्फ मेरा ही नाम करता है, क्योंकि आशीष मिलता है। किसको? बड़ों से छोटों को आशीष मिलता है। सिंपल बात है। तो आपके नाम के पीछे आपका अर्थ लगा है, उस अर्थ के साथ आप काम करेंगे। 100% मैं आपको बताऊं, सामने वाला सोचेगा एक मिनट की ये क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, परिवर्तन संसार का नियम है और ये परिवर्तन आ गया है। मैं आ जाइए साहब, आ जाइए, आप आ जाइए, बिल्कुल इनका स्वागत करें। मैं तो मतलब 10 मिनट के अंदर आ जाइए आज के प्रशिक्षक महोदय, आप भी आ जाइए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ। राजकुमार जी साहब, आप यस। देखिए, अरुण जी ने एक अपनी खूबी बताती कि खर्चे करने का शौक है। हम लोग राजकुमार ऊर्जा संचालित होगी। आज के इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा हम लेने वाले नहीं थे अरुण जी से, लेकिन हम आत्मविश्वास से बोल रहे हैं कि अरुण जी पूरा खर्चा देंगे। अच्छा, कहाँ करना है ये हमारे पर डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता। ये इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी, इनको बोलना आ गया बोलना।
मेरा दावा था 3 मिनट के अंदर बोलने लगा दूंगा। अरे क्या बात है भैया, नहीं पक्का होगा। अरे मंजू मैं वो नागपुर से रिश्ता जुड़ गया हमारा एक्चुअली, और मैं कि शास्त्राभिषेक चले जाऊँ साहब। एक बात मैं कहूँगा, जी 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 बोलिए। एक मेरा विचार, हाँ बिल्कुल आइए, स्वागत है। माइक प्लीज। देखिए सबसे सुंदर तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या बोलना है आप नोट कर लीजिए, फिर कांच के सामने खड़े हो जाइए और आप वो बात रखिए। आपको अपने आप निर्भरता आएगी, ये मेरा चैलेंज है। एक दफा नहीं 2 दफा आप कांच के सामने खड़े होकर बोलिए, 1 दफा 2 दफा बोलिए, फिर आप बेधड़क बोलना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। आइए जरा टेक्निकल सेशन है, हम टेक्निकल सेशन की बात करते हैं जिस ढंग से